जैसे कि आप लोग को पता है, इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ईटे मनके तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसी चैप्टर का आज ये दूसरी क्लास है, यानी ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आपको यूट्यूब में सर्च करना है हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस। पहली क्लास को देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है ईटे मनके तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता जो कि एक शहरीय सभ्यता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है। आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता शहरीय या नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और इसका खोज किसने किया था? उसका नाम है दयाराम साहनी। तो ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे था? तो हम सब जानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। हमने आपको कुछ और भी सवाल बताया था, जैसे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आप क्या कहोगे? हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के आसपास है, आप ये भी कह सकते हो, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता पूछा जाएगा कि इसका आकार कैसा था, तो याद रखना त्रिभुजाकार। याद है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में था? अगर हम आपको थोड़ा सा नक्शा बना करके दिखाएं भारत का, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दिख रहा है आपको बोर्ड में? चलो थोड़ा सा अनुमान लगा लो। अगर हम आपको भारत का नक्शा दिखाएं प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इस भाग में था। ये भारत है, अपना प्यारा सा देश भारत। इस भाग में आपका क्या था? हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आपको अच्छे से ये पता है कि ऊपर के साइड को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। नीचे के साइड को हम लोग दक्षिण कहते हैं। दाया साइड को हम लोग पूरब कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। और जो बाया साइड है इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम। अब हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में था? तो आपको कहना है कि हड़प्पा सभ्यता ना ही पश्चिम तरफ था ना ही उत्तर तरफ, बल्कि इस तरफ था। तो इस तरफ को कहते हैं पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर दोनों को मिला के क्या होता है? पश्चिमोत्तर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस भाग में था, आप क्या कहोगे? पश्चिमोत्तर। दोनों को मिला के, पश्चिम और उत्तर को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? पश्चिमोत्तर। तो हड़प्पा सभ्यता जिसका खोज 1921 में हुआ था, जो कि एक शहरीय नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर। तो 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा हमने आपको रिवीजन कराया। जो भी पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग सर्च करना हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस। पहली क्लास को देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये आज आपकी दूसरी क्लास है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समझना। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पुरातात्विक उत्खनन। अब पुरातात्विक उत्खनन क्या होता है पहले ये समझते हैं, है ना। हमने आपको बताया था उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। उत्खनन का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें खुदाई करना, जैसे हमें मान लो किसी चीज के बारे में पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? खुदाई करेंगे, जमीन को खोदेंगे, ताकि जमीन के नीचे अगर कोई चीज मिल जाएगा तो उनसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल जाएगा। तो उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। ठीक है। अब एक शब्द है पुरातत्व। पुरातत्व का भी मतलब हम आपको बता चुके थे। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? तो वो चीजें जो खुदाई के दौरान हमें मिलती है ना। इस प्रक्रिया को ऐसे कह दीजिए, जैसे कि जब हम लोग जमीन को खोदते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जमीन को खोद रहे हैं, तो जब खोदेंगे तो जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? हो सकता है जमीन के नीचे हम लोगों को हड्डी मिले, बिल्कुल। हो सकता है जमीन के नीचे हम लोगों को कोई मंदिर मिल जाए या कोई घर मिल जाए जमीन के नीचे, या कोई हड्डी मिल जाए, भवन मिल जाए, या जमीन के नीचे कोई मुहर मिल जाए, है ना। जमीन के नीचे कोई सिक्का मिल जाए, सिक्का, या जमीन के नीचे किसी तरह का पत्थर मिल जाए, जमीन के नीचे किसी तरह का मंदिर मिल जाए, कोई भी चीज मिल सकता है जमीन के अंदर। तो जब हम लोग जमीन की खुदाई करते हैं और जमीन की खुदाई के दौरान जो भी जमीन के नीचे हम लोगों को मिलती है, जो भी चीजें, जैसे हड्डी, सिक्का, भवन, मंदिर, मुहर और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो इन चीजों को ही प्यारे बच्चों हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो अब यहाँ पर शब्द था पुरातात्विक उत्खनन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग पुरानी चीजों के लिए खुदाई करते हैं, है ना। उत्खनन का मतलब हमने क्या बताया? उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, और पुरातत्व का मतलब हमने बताया वो चीजें। तो उन चीजों को पाने के लिए हम लोग को खुदाई करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए मैं पता लगाना चाहता हूं कि आज से 1 लाख साल पहले भारत में क्या था। आज से 1 लाख साल पहले
भारत में क्या था ये मुझे पता लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, खोजबीन करेंगे, खुदाई करेंगे। तो हम खुदाई कर रहे हैं, इसी को उत्खनन कहते हैं। अब खुदाई के दौरान जो चीजें मिलेगा जमीन के नीचे उन चीजों को पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातात्विक उत्खनन का मतलब हुआ कि जो पुरानी पुरानी चीजों के लिए जो हम लोग खुदाई करते हैं इसी को पुरातात्विक उत्खनन कहते हैं। अब आपको पता है हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सवाल आया कि आखिर ये सब चीज के बारे में जानकारी कैसे मिली, आखिर ये हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में पता कहां से चला, ये भी तो एक सवाल है। तो देखो अब सवाल है हमें ये सब जानकारी मिली कैसे, तो इसका जवाब क्या है, खुदाई से यानी उत्खनन से। यानी ये सारी चीजों के बारे में जानकारी कैसे मिली, जब हम लोगों ने जमीन को खोदा, जब हम लोगों ने खुदाई किया तो जमीन के अंदर जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें मिली और इन्हीं चीजों से तो पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब देखिए उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। अब जैसे मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि भाई तुम ना पता लगाओ तो हड़प्पा सभ्यता था या नहीं था, और हम आपको बोलेंगे तुम ना क्या करना, खुदाई करना। अब कहोगे सर ठीक है खुदाई करने तो जाएंगे, लेकिन खुदाई भी दो तरह का होता है, कैसा कैसा। एक खुदाई होता है इस तरह से, जैसे देखो लंबा खुदाई करना, ऐसे करके एकदम गड्ढा कर देना सीधा लंबा, तो ये भी उत्खनन है। तो इस उत्खनन को हम लोग कहेंगे लंबवत उत्खनन, लंबवत, इसको क्या कहेंगे, लंबवत। और एक खुदाई होता है जो बहुत चौड़ा होता है, चौड़ा एकदम पूरा एरिया को खोदना, तो इसको कहेंगे क्षैतिज उत्खनन। इसको क्या कहेंगे, ध्यान से समझना, क्षैतिज उत्खनन। तो अगर आपसे कोई कहे कि उत्खनन दो तरह का होता है, खुदाई करना, उत्खनन मतलब खुदाई, खुदाई दो प्रकार का होता है। हमने क्या किया, हमको पता लगाना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हम क्या करेंगे, जमीन के आपके मान लो आपको हम बोलेंगे तो आप क्या करोगे, अपने घर के बाहर जाओगे और कहोगे कि चलो यहीं पे खोदो। तो एक हुआ कि सीधा खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, तो ये खुदाई, इस खुदाई को लंबवत कहते हैं। और एक खुदाई हुआ जो तालाब जैसे बनाते हैं ना, उतना बड़ा खुदाई करना, जैसे आप यहाँ पर चित्र देखो, एक खुदाई है जो सीधा खोद रहा है ना। ये देखिए ये कौन है, तो ये पुरातत्ववेत्ता है, ये क्या क्या खुदाई किया, तो ऐसे खुदाई किया। तो जब ये खुदाई किया तो जमीन के नीचे देखो उनको क्या मिला, हड्डी मिला, मूर्ति मिला, है ना, ये कोई ना कोई धातु मिला, ये मोहर मिला, बहुत सारी चीजें मिलता है जमीन के नीचे। तो इस तरह की खुदाई को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत खुदाई। और एक खुदाई होता है जिसको क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज। क्षैतिज मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया पर खुदाई करना, देखो कितना बड़ा एरिया है ना। एक खुदाई जो इतना बड़ा एकदम पूरा जगह को लेकर खोदना, पूरा जगह को लेकर खोदना, इसको कहते हैं क्षैतिज। एक होता है कि पूरा जगह नहीं, बस छोटा सा खोदो, छोटा सा एरिया को लेकर खोदो। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे घर बनाते हैं, तो जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पूरा जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं, तो ये हो गया क्षैतिज। लेकिन हम लोग को मान लो पिलर डालना, खंबा, तो खंबा डालने के लिए हम लोग छोटा सा खोदते हैं, थोड़ा सा एरिया लेके खोदते हैं, तो ये हो गया लंबवत। समझ में आया तो एक बार यस सर बोल दो। तो प्यारे बच्चों उत्खनन मतलब पहले पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में जानकारी कैसे मिली, तो हम लोग क्या कहेंगे, उत्खनन से, खुदाई से। अब उत्खनन भी दो तरह का होता है, एक और लंबवत। लंबवत मतलब क्या हुआ कि जमीन को ऊपर से नीचे की ओर खोदा जाता है, जो वस्तु जितनी गहराई में मिलती है वो उतनी ही पुरानी होती है। सही बात है, जो चीजें जितना नीचे मिलेगा उतना पुराना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें जमीन के नीचे आया कहां से, ये भी तो एक सवाल है। तो कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुआ था, हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ था, कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ था ना, तो ये बाढ़ की वजह से खत्म होता। बाढ़, बाढ़ मतलब बाढ़ का पानी जो आता है। अब कहोगे सर कैसे, जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारा महल बना हुआ, बहुत सारा महल है ना। बाढ़ या फिर इसी को भूकंप, हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हुआ, भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जहां पर था ना, वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया, और भूकंप आने की वजह से जमीन फट गया। और जब जमीन फट गया ना, तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी बड़ी बड़ी महल थी वो सारा महल जमीन के नीचे घुस गया। तो जमीन के नीचे महल भी घुस गया, जो मोहर, मूर्ति, जो भी चीजें बना हुआ था सब जमीन के नीचे अंदर चला गया। तो इसलिए ये जितनी भी चीजें जमीन के, जब हम लोग खुदाई करते हैं तो ये सारी चीजें मिलती है। तो अगर आपके सामने कोई सवाल करे कि जमीन के नीचे ये सारी चीजें आया कहां से, तो आप क्या कहोगे कि कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा भूकंप आया था, और भूकंप आने की वजह से जमीन पूरा फट गया था। जमीन फटने की वजह से वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो बड़ी बड़ी महलें थी, बड़ी बड़ी सड़कें थी, मूर्तियां था, सिक्का था, वो सब कुछ जमीन फटने की वजह से सब कुछ जमीन में घुस गया। जैसे मान लो आज यहाँ जमीन फट जाता है तो हम लोग भी, ऐसा हो नहीं, तो उसी तरह से हुआ, और जिसकी वजह से ये सब जमीन के नीचे आ गया। और आज जब हम लोग खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ आ गया था। अब बाढ़ तो कहोगे सर बाढ़ तो पानी है, हाँ, तो कभी कभी आप देखोगे जब बाढ़ का पानी आता है ना, तो बाढ़ का पानी के साथ
वो जो है ना मिट्टी को भी काट के लेके जाता है। आप देखे होंगे नदी में, नदी का कटाव होता है, कटाव तो समझते हैं ना, आप लोग नदी के बगल में गए हैं तो जब नदी के आसपास जाओगे आप देखना वहां पर ना मिट्टी वगैरह कटते हुए चला जाता है। मिट्टी वगैरह किसी का अगर नदी के बगल में घर है तो आपको पता होगा कि नदी कटने की वजह से आपका घर भी एक दिन कट के चला जाएगा, ऐसा होता है ना बाढ़ की वजह से। तो अब वो जो मिट्टी कट के लेके जाता है वो मिट्टी कहाँ गया, आखिर वो पानी जो वो मिट्टी जो कट गया और पानी के साथ बह गया तो मिट्टी कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो कहा जाता है कि वो मिट्टी जो है ना यहीं पे आके जम गया और सब कुछ नीचे रह गया और ऊपर से मिट्टी पर गया, ऐसा भी कहा जाता है। समझ गए आप चीजों को। तो देखो उत्खनन यानी खुदाई दो तरह का होता है, एक है लंबवत, लंबवत मतलब सीधा खोदना, ऊपर से नीचे की ओर खोदा जाता है, और जो चीजें जो वस्तु जितनी नीचे पाई जाती है उन वस्तुओं को उतना पुराना कहा जाता है, और इसी को स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। स्तरीकरण, स्तरीकरण का सिद्धांत मतलब क्या कि जो चीजें जितनी नीचे पाई जाती है, मतलब कहने का कि आप जितना अंदर खुदाई करते जाओगे उतनी अंदर चीजें आपको मिलती जाएगी, और जो चीज जो वस्तु जितना नीचे मिलेगा जमीन के अंदर वो उतना पुराना कहलाएगा। इसी सिद्धांत को स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्तरीकरण का सिद्धांत क्या है तो आप सिंपली क्या कहोगे कि जब हम लोग खुदाई करते हैं तो खुदाई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और सामान मिलते जा रहा है जमीन के नीचे, और जो चीज जितना नीचे मिलेगा वो चीज उतना पुराना कहलाएगा। हम मान लीजिए कोई सामान है, हमने थोड़ा खुदाई किया, एक सामान मिला, फिर और थोड़ा सा खोदे फिर कोई सामान मिला, फिर और थोड़ा सा खोदे फिर कोई सामान मिला, तो सबसे पुरानी हो गई ये, उनके बाद ये, उनके बाद ये। तो जो चीज जितना नीचे मिलेगा वो उतना पुराना कहलाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे ज्यादा पुराना, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो जो जितना नीचे वो उतना पुराना, और इसी को कहते हैं स्तरीकरण का सिद्धांत। अब एक होता है क्षैतिज उत्खनन, जब किसी एक विशेष स्तर की पूरी जानकारी चाहिए होती है तब उसी गहराई पर चारों ओर फैलाकर खुदाई की जाती है ना। जब हम लोग सीधा लंबा खोदते हैं तो ये हो गया लंबवत उत्खनन। जब हम लोग चारों तरफ खुदाई करते हैं, देखो ना ये सारे लोग कौन है जो खुदाई करने के बाद पता लगा रहे हैं ना, ये सब हड्डी वगैरह देख रहा है, सब कुछ देख देख करके पता लगा रहा है कि सही में कुछ था या नहीं था। तो जब किसी विशेष स्तर की पूरी जानकारी चाहिए, जब मान लो हम लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं और चारों तरफ फैला करके खुदाई करते हैं। इस तरह की खुदाई को हम लोग क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। उत्खनन का मतलब खुदाई करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में ये पुरातत्व की शुरुआत कब से हुई। पुरातत्व की शुरुआत मतलब कब से खुदाई वगैरह शुरू हुआ, कब से वस्तु का खोज शुरू हुआ। क्योंकि अगर आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता आज नहीं था, बल्कि आज से लगभग लगभग कहा जाता है कि 4000 साल पहले की बात है। 4000 साल पहले की बात है। तो हड़प्पा सभ्यता 4000 साल पहले तक खत्म हो गया। फिर हम लोग ये सब खोजबीन कब से शुरू किए, हम लोग आखिर ये सब खोज करना कब से शुरू किए, तो इसी को कहते हैं कि हम लोगों ने पुरातत्व की कब से शुरुआत किया। पुरातत्व मतलब वही खुदाई करना, चीजों को ढूंढना, ये हर एक चीज की खोजबीन हम लोगों ने कब से शुरू किया, तो इसी को कहते हैं भारत में पुरातत्व की शुरुआत। देखो ध्यान से समझो, हम आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लोग इधर उधर नहीं जाना। यकीन मानिए इस क्लास में आपको इतना मजा आने वाला है, आगे वाला टॉपिक अभी इतना मजा आएगा ना, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्लीज अभी मत जाना आप लोग, ठीक है। चलो, भारत में पुरातत्व की शुरुआत, तो भारत में खोजबीन करना, खुदाई करना, ये सब चीज कब से शुरू हुआ। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में। किसने किया, विलियम जोन्स ने। कब किया, 1784 में। ये एशियाटिक सोसाइटी क्या है, तो प्यारे बच्चों एशियाटिक सोसाइटी एक प्रकार का महल का नाम है, एक प्रकार का वहां पर कलकत्ता में है ये एशियाटिक सोसाइटी। और इस जगह पर क्या रखा जाता है बताओ, पुरानी पुरानी जो भी भारत की किताबें हैं, है ना, पुरानी से पुरानी किताबें, पुरानी से पुरानी धर्म ग्रंथ, पुरानी से पुरानी चीजें। जैसे मान लो कोई भारत में कोई ऐसा सामान है जो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना, तो वो सारी सामानों को कहाँ पर रखा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी में। तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ये कहाँ पर है, कलकत्ता यानी बंगाल में। एशियाटिक सोसाइटी को किसने बनाया, विलियम जोन्स ने। कब बनाया, 15 जनवरी 1784 को। यहीं से भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास शुरू हुआ। तो ये एशियाटिक सोसाइटी जब बना तो यहाँ पर बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजों को ला करके रखा गया। तो जब लोगों का नजर पड़ा कि अरे ये एशियाटिक सोसाइटी में पुरानी पुरानी चीजें आया कहाँ से, जब पता चला तो लोगों के अंदर
उत्सुकता आया कि अरे क्या आखिर ये एस्थेटिक सोसाइटी में पुरानी पुरानी चीजें आया कहाँ से। अब इन्हीं चीजों के आधार पर लोगों ने खोजबीन करना शुरू किया कि आखिर ये चीज मिला कहाँ। फिर ढूंढने निकला, फिर हड़प्पा सभ्यता मिल गया एक दिन। ठीक, तो विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1784 में। यहीं से पुराने इतिहास को जानने का प्रयास, यानी यहीं से भारत के लोगों ने या अंग्रेजों ने इतिहास के बारे में खोजना शुरू किया, भारत का इतिहास को जानने का कोशिश करना शुरू किया। अब देखो 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अब ये पुरातत्व विभाग क्या है, पहले ये याद रखना कि ये जो पुरातत्व विभाग है ये कब बना था? 1861 में। अब ये पुरातत्व विभाग क्या है? तो जो पुरानी चीजों के बारे में पता लगाए, या जो पुरानी चीजों के आधार पर, जैसे मान लीजिए हमें जमीन के नीचे कोई चीज मिला है ना, आज जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने में कोई खुदाई हुआ। अब खुदाई के दौरान आपके घर के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति मिल गई, सोने की मूर्ति। तो आप क्या कहोगे? सोने की मूर्ति लेके घर चले जाओगे क्या? जाके बेच दोगे, है ना? ऐसा ही करोगे। तो देखो, जब होता क्या है कि जब हम लोग खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान मान लो जमीन के नीचे कोई चीज मिल गया। अब आखिर ये जमीन के नीचे आया कहाँ से, इसको कौन रखा होगा, ये किसका होगा, ये सब चीज के बारे में पता लगाना है। तो ये सब चीज के बारे में पता लगाने का काम कौन किया? तो ये सब चीज करने के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम है पुरातत्व विभाग। तो अगर कोई कहे पुरातत्व विभाग क्या है, तो सिंपली कहोगे कि ये जो पुरातत्व विभाग है इसका काम था जो भी पुरानी चीजें मिला उनके बारे में पता लगाना कि ये चीजें है किसका, ये किसने बनाया, कहाँ से मिला, और उनको अच्छे से सुरक्षित रखना। ये नहीं कि सोने की मूर्ति मिला और उसको तोड़ मोड़ के बेच दिए, नहीं, उसको बचा के रखना, अच्छे से रखना, सुरक्षित रखना, ताकि बाद में पता चले कि ये आया कहाँ से। तो ये पुरातत्व विभाग कब बना? 1861 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना, इसका हेड कौन बना? तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1861 में क्या बना था? पुरातत्व विभाग। और ये पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष कौन बना? उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसी अध्यक्ष को कहा जाता है डायरेक्टर जनरल। तो पुरातत्व विभाग 1861 में बना और इसी समय 1861 में पहला डायरेक्टर जनरल बना अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही प्यारे बच्चों भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। पुरातत्व विभाग है, ये पुरातत्व विभाग कब बना? तो आप कहोगे कि सर ये जो पुरातत्व विभाग है ये बना था 1861 में। वेरी गुड। अब इसका डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, यानी इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष को ही क्या कहा जाता है? तो अध्यक्ष को ही कहा जाता है डायरेक्टर जनरल। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर जनरल। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये जो पुरातत्व विभाग है ये कब बना? 1861 में। और इसका पहला अध्यक्ष यानी पहला डायरेक्टर जनरल कौन बना? तो उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ए कनिंघम भी कहते हैं। ए कनिंघम नाम याद रखिएगा पूरा, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्यारे बच्चों बताइए, ये जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग, इसका पहला डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और पुरातत्व विभाग का पिता कौन है? तो वो भी उस पुरातत्व विभाग का जो पिता है वो भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अलेक्जेंडर कनिंघम कब बना था डायरेक्टर जनरल? वही 1861 में। यानी 1861 में पुरातत्व विभाग भी बना और इसका अध्यक्ष, इसका डायरेक्टर जनरल यानी पहला डायरेक्टर जनरल बना था अलेक्जेंडर कनिंघम, और यही पिता भी है पुरातत्व विभाग का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी लोग नोट कर लेना। ठीक, अब उसके बाद फिर 1902 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो जॉन मार्शल है ये डायरेक्टर जनरल कब बने थे? 1902 में, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम डायरेक्टर जनरल कब बने? आप क्या कहोगे? 1861 में। और ये पहला डायरेक्टर जनरल थे, इससे पहले कोई नहीं बना था। और पुरातत्व विभाग का पिता कौन है? वही अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर 1902 में जॉन मार्शल बने और इन्हीं के समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि, याद रखिए, अभी आगे बताते हैं। 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा करी। ठीक, तो 1924 में जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल, इन्होंने पूरे दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा करी। अब इस कहानी को समझिए। देखिए, ये तो आपको अच्छे से पता हो गया कि पुरातत्व विभाग का पिता कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, पहला, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आपको ये भी अच्छे से आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अब ये सवाल, क्या आपको पता है कि ये दयाराम साहनी कौन था? क्या ये कोई डायरेक्टर जनरल था क्या? जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, अलेक्जेंडर यानी ए कनिंघम, ये कौन था? ये डायरेक्टर जनरल था। तो क्या दयाराम साहनी भी कोई डायरेक्टर जनरल था? नहीं।
ये कोई डायरेक्टर जनरल नहीं था, है ना। डायरेक्टर जनरल उस वक्त में कौन था जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। उस समय किसने किया खोज? दयाराम साहनी ने। तो जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 में, तो उस समय डायरेक्टर जनरल कौन था इस विभाग का? क्योंकि भाई खोजने की जिम्मेदारी किसका था? पुरातत्व विभाग का। तो उस समय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल कौन था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को खोजने का कोशिश किया, लेकिन किसी को सही जानकारी नहीं मिला। लेकिन पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया। जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया 1921 में, उसके बाद फिर 1922 में रखलदास बनर्जी यानी मोहनजोदड़ो, रखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? आर.डी. बनर्जी। पूरा नाम लिख देते हैं अभी अभी आप लोगों को नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी, है ना। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। फिर 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। किसका खोज किया? मोहनजोदड़ो। जब हड़प्पा का खोज हुआ, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1921 में, 1922 में, तो उस वक्त में डायरेक्टर जनरल कौन था? जॉन मार्शल। जब जॉन मार्शल को पता चला कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया है, रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज किया है, ये दोनों के बारे में जब जॉन मार्शल को जानकारी मिला, तो जॉन मार्शल ने 1924 में घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? कि अब हम लोग और ज्यादा खोजबीन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं पाया था। फिर रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 में। जब ये दोनों ने पता लगाया, तो जब ये सारी चीजों के बारे में जॉन मार्शल को पता चला, तो फिर क्योंकि जॉन मार्शल एक डायरेक्टर जनरल था, तो इन्होंने फिर 1924 में घोषणा कर दिया कि अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई थी, उस वक्त में डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उसका नाम है जॉन मार्शल। और ये कोई डायरेक्टर जनरल नहीं थे, ये लोग इसी पुरातत्व विभाग में काम करता था। तो पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? जॉन मार्शल। और ये दोनों रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये दोनों पुरातत्व विभाग में काम करता था। ऐसे अध्यक्ष तो एक ही होता है, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मालिक अध्यक्ष तो एक होता है। तो यही जॉन मार्शल अध्यक्ष था। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1902 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बना, 1902 में। और इन्हीं के समय जब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल था 1921 में, है ना, जब जॉन मार्शल 1902 में डायरेक्टर जनरल बना था, और 1902 से लेकर के 1924 तक डायरेक्टर जनरल कौन था? यही जॉन मार्शल। तो इसी के समय यानी जॉन मार्शल के समय ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया, है ना। और फिर जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, तो 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। फिर जब पता चला, तो जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया में घोषणा कर दिया कि हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? खोज करना शुरू करेंगे। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। अब हड़प्पा टीला क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो। हम आपको चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, ये कोई जमीन है, जमीन के ऊपर इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। आप देखते होगे ना, जब जमीन में जाओगे ना, तो कहीं पे जैसे पहाड़ इतना ऊंचा होता है ना, पठार उससे थोड़ा नीचे होता है पठार। और उसी तरह से एक होता है टीला। टीला का मतलब होता है ज्यादा उभरा हुआ नहीं, थोड़ा सा। जैसे अगर देखोगे जमीन के ऊपर जो पहाड़ है, ये काफी ऊंचा होता है, पठार जो है ये भी ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ से कम। तो उसी तरह से जो टीला है ना, टीला ये इस तरह का होता है। टीला जमीन के ऊपर उभरा हुआ भाग, उसी को टीला कहते हैं, है ना। तो जब चार्ल्स मैसन जो है, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जमीन को नहीं खोदा, बल्कि जहां पर भी इस तरह से उभरा हुआ था, जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन है, ये कोई जमीन है ना, ये कोई जमीन है, तो उन्होंने जमीन को नहीं खोदा, बल्कि जमीन के ऊपर जहां भी इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से मिट्टी भोजा हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले इसी को खोजा। क्यों इसको खोजा? तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, तो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है ना, वो टूट करके गिर जाता है, और गिर करके एक जगह जमा हो जाता है, और वो फिर टीला बन जाता है। जैसे देखो, मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये सब टूट करके सब एक जगह जमा हो जाएगा, ऐसे करके सब जमा हो जाएगा, और ये 1000 साल बाद, 100 साल, 200 साल बाद ऐसे मिट्टी बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसी को टीला कह देते हैं। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले कहा कि जमीन की खुदाई ना करके उन्होंने सबसे पहले किसका उल्लेख किया? हड़प्पा टीले का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में, हड़प्पा टीले का उल्लेख यानी हड़प्पा टीले का चर्चा किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। कब किया? 1826 में। ठीक, उसके बाद 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन बनाते समय जॉन बरंट और विलियम बरंट को कुछ पुराने अवशेष मिले।
फिर 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले के बारे में बताया। फिर उसके बाद 1856 में कराची से लाहौर एक रेल लाइन बन रहा था। रेल लाइन का मतलब होता है रेल पटरी, है ना। कराची एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर भी एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है। तो कराची से लाहौर जाने के लिए एक ट्रेन का पटरी बन रहा था जिसको कहा गया रेल लाइन। तो कराची से लाहौर जाने के लिए ट्रेन का एक पटरी बन रहा था। तो जब ट्रेन का पटरी बना रहा था, कौन, ये जॉन ब्रंटन और विलियम जॉन, मतलब जब बन रहा था ये रेल का पटरी, तो उसी समय कुछ मिला, है ना। जब वहां पटरी बन रहा था तो पटरी बनाते समय बहुत सारा ईंट मिला। इस तरह से जब पटरी बन रहा था तो यहाँ पर बहुत सारा ईंट मिला। तो लोगों के दिमाग में आया कि आखिर यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है, फिर इतना सारा ईंट यहाँ पर लाया कौन। तो फिर यहाँ पर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, है ना, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन्होंने फिर वहां गया और इनको फिर कुछ पुराने पुराने अवशेष मिले। तो पहला क्वेश्चन, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था कब, 1826 में। उसके बाद ये जो रेल लाइन है, रेल लाइन यानी पटरी जो बन रहा था, तो उस समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को कुछ पुराने पुराने अवशेष मिले। तो बताइए रेल लाइन बनाते समय किसको अवशेष मिले थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को, कब, 1856 में। फिर 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भी कुछ वस्तुएं मिले। तो 1856 में जॉन ब्रंटन विलियम ब्रंटन को मिले। उस वक्त में कोई विभाग नहीं बना था, पुरातत्व विभाग उस समय कोई नहीं बना था, है ना, 1856 में। फिर 1861 में पहली बार क्या बना, 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को क्या मिला, रेल के पटरी के नीचे कुछ पुराने पुराने चीजें मिला जिनसे उनको पता नहीं चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों को अच्छे से रखा। किसने, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। फिर 1861 में पुरातत्व विभाग बनाया। पुरातत्व विभाग क्यों बनाया, ताकि और भी चीजों को खोजने के लिए एक विभाग बना दिया, एक टीम बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक अध्यक्ष बना दिया उसका, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो फिर कनिंघम ने 1873 में क्या किया, उनको भी कुछ वस्तुएं मिला अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को जो चीजें मिला ना, उनसे उसको किसी चीज की जानकारी नहीं मिली सही से। फिर 1912 में जेएफ फिलिट ने इन पर लेख लिखा। फिर 1912 में एक इंसान आया जिसका नाम था जेएफ फिलिट। इन्होंने सारी चीजों को देख करके एक लेख लिखा। लेकिन उस समय किसी को भी इस सभ्यता का असली महत्व समझ में नहीं आया। वो मानते थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी से हुई है। तो उस समय ये सारे लोग खोज तो बहुत सारी चीजों की करते थे, लेकिन इन लोगों को कोई सही जानकारी नहीं मिला। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या कहता था कि ये जो भारत का इतिहास है ना, वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, सिंधु नदी से नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे भारत का नक्शा में जब देखोगे, जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, तो इधर आपका है सिंधु नदी और बिहार में यहाँ पर है गंगा नदी। तो अंग्रेजों का कहना था कि भारत का जो इतिहास है ना, भारत की जो शुरुआत है वो गंगा नदी से हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। भारत की शुरुआत कहाँ से हुई, सिंधु नदी से। लेकिन अंग्रेजों को लगता था ये, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को सही जानकारी नहीं अभी तक मिल पाई थी। समझ गए आप। तो उनको लगता था कि भारत की जो इतिहास है ना, वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ होगा, सिंधु नदी से नहीं। फिर आगे क्या हुआ, फिर प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये सारे लोग फेल होते जा रहे थे, है ना। 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले के बारे में पता लगाया, लेकिन उसको भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 1856 में कराची से लाहौर जाते समय रेल लाइन पटरी बन रहा था, तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन गया, उसको भी कुछ पुरानी चीजें मिली, लेकिन उनको भी कोई सही जानकारी नहीं मिला। फिर 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको भी कुछ वस्तुएं मिली, लेकिन उससे भी कोई जानकारी नहीं मिला। फिर 1912 में जेएफ फिलिट ने सारी चीजों को लेकर के इन पर लेख लिखा, इन लोगों के बारे में लिखा कि इन लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिला। फिर अंत में बात करते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और उनको मोहर मिला, और फिर इन मोहरों से उन्होंने प्रूव किया कि हाँ यहाँ पर कोई सभ्यता था, और उसका नाम उन्होंने हड़प्पा सभ्यता रखा। फिर 1922 में रखलदास बनर्जी को भी मोहनजोदड़ो के बारे में पता चल गया। एक साल बाद पहले हड़प्पा के बारे में पता चला, फिर रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला। जैसे ही मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला, फिर मोहनजोदड़ो में खुदाई वगैरह शुरू हुआ, और जब खुदाई शुरू हुआ मोहनजोदड़ो में और जोर शोर से, तो और भी बहुत सारी चीजें जमीन के नीचे मिला, बहुत सारी चीजें मिला। अभी बताते हैं आगे क्या क्या मिला। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित, इसके बाद एक एक करके कई नगर मिलते गए। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला पहले, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में जैसे ही पता चला, तो मोहनजोदड़ो का जैसे ही खोज हुआ, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का खोज होना तेजी से शुरू हो गया। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये अभी पाकिस्तान, फिलहाल में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ना, वो भी पाकिस्तान में चला गया है, और ये सिंध नदी के बगल में ही था, है ना, और सिंधु नदी के किनारे था। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नाम का एक जगह मिला, और फिर जैसे उस जगह का खोज हुआ, फिर एक एक करके बहुत सारे नए नगर मिलना शुरू हो गया, ठीक। और फिर एक इंसान था जिसका नाम था पिगट महोदय। पिगट महोदय ने कहा कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है, ये एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी। तो पूछा जाता है
जैसे राजधानी क्या है, जैसे अगर बात करेंगे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। यूपी की राजधानी उत्तर प्रदेश। झारखंड की राजधानी रांची, है कि नहीं। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का भी तो कोई राजधानी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का भी तो कोई राजधानी होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, यानी बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक राजधानी नहीं थी बल्कि दो राजधानी थी। एक का नाम है हड़प्पा और एक का नाम है मोहनजोदड़ो। एक का नाम है हड़प्पा और एक का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना थी अगर आपको बोला जाए तो 483 किलोमीटर। कहीं पे लिखा हुआ 670 किलोमीटर, है ना। आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन में आएगा, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, दोनों में से कोई एक ही आएगा वही टिक लगाना, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी बताई जाती है, एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है, 483 किलोमीटर। किसी का कहना है 670 किलोमीटर। तो बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो उसका नाम था पिगट महोदय। क्या नाम था, पिगट महोदय। याद रहेगा, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, ठीक है। अब एक टॉपिक हम लोग का खत्म हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, आपने देखा कौन कौन क्या क्या किया। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया, लेकिन फाइनली खोज दयाराम साहनी ने किया, और मोहनजोदड़ो का खोज रखलदास बर्जी ने किया। मतलब शुरुआत दयाराम साहनी ने किया, आप कह सकते हैं। और जैसे ही मोहनजोदड़ो का खोज रखलदास बर्जी ने किया, उनके बाद हड़प्पा सभ्यता का खोज होना तेजी से शुरू हो गया। और उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे, याद रखना। उसी के समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में भी बहुत सारा मुख्य शहर है। मुख्य शहर, प्रमुख शहर जैसे कि पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, है ना, चेन्नई, रांची, लखनऊ, ये सभी क्या है, भारत का मुख्य शहर है। जयपुर, है कि नहीं, छत्तीसगढ़, ये सभी क्या है, मुख्य शहर है। मतलब रायपुर। अगर हम आपको कहेंगे, अगर हम आपसे एक सवाल करें कि बताइए भारत के कुछ प्रमुख नगरों का नाम बताइए, शहरों का नाम, तो आप क्या कहोगे, दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, रांची। ये सभी शहर का नाम आप तुरंत बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये सभी प्रमुख नगर है, फेमस नगर है भारत का। तो उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि प्यारे बच्चों बताइए, जब हड़प्पा सभ्यता था तो उस वक्त में भी तो भारत का कोई प्रमुख नगर होगा ना। जी हाँ। तो जब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था 1900, आज से 4000 साल पहले, तो हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत सारा शहर था, लेकिन उसमें से 6 शहर प्रमुख था, फेमस। जैसे आज भारत में बहुत सारा शहर है, लेकिन सारा शहर का तो नाम नहीं लेते हैं। कुछ ही शहर है जो कि बहुत फेमस है, मुंबई, दिल्ली, पटना, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब कुछ कुछ शहर का नाम है, 8 10 12 शहर। तो उसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता था उस वक्त में भी कई सारा शहर था। जैसे पहला शहर का बात करें तो वो है हड़प्पा। दूसरा शहर का बात करें जो कि काफी फेमस था, उस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा शहर का बात करें तो वो है कालीबंगा। ये सभी शहर का नाम था, कालीबंगा। चौथा जो शहर था प्यारे बच्चों, उसका नाम है लोथल। क्या नाम था, लोथल। पांचवा शहर का नाम था चनहुद्रो, यही नाम था ना, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। चलिए, इस तरह से बहुत सारा शहर था, है ना। तो जिस तरह से आज कई सारे शहर है, तो जब हम लोग कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों का नाम लिखे, या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के केंद्र का नाम लिखे, केंद्र, या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम बताइए, यानी वो शहर जो कि काफी फेमस है, तब आपको लिखना होगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, और एक दो शहर जो कि काफी फेमस है, प्रमुख है। प्रमुख मतलब होता है कि नगरों में गिना जाता है, जैसे आज मुंबई, दिल्ली को गिना जाता है ना। टोटल कितना शहर का नाम याद रखना है आपको, 6 शहर का नाम याद रखना है। चलिए, अब सबसे पहला शहर के बारे में पढ़ते हैं, जिस शहर का नाम है हड़प्पा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हड़प्पा एक शहर है, बिल्कुल सही। हड़प्पा एक सभ्यता है, इन दोनों में क्या अंतर है, पहले ये क्लियर कर लीजिए, है ना। ध्यान से समझिए, हड़प्पा, सभ्यता, इन दोनों में क्या अंतर है समझिए। जब हम लोग हड़प्पा शहर की बात बोलते हैं, जब हम लोग बोलेंगे हड़प्पा शहर, तो जैसे मान लीजिए ये कोई जैसे मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा सभ्यता है, ये क्या है, सभ्यता है। तो इस सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। जब बोलेंगे भाई ये पूरी सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, लेकिन इसमें से छोटा सा एक शहर है, जिस शहर का नाम क्या है, हड़प्पा, जिस शहर का नाम क्या है, हड़प्पा। और क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले इसी जगह से मिली थी, इसलिए इस जगह के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा, ठीक।
तो अगर आपको कोई अगर ये पूछे कि बताइए तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हड़प्पा बोलेंगे तो हड़प्पा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं, बल्कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं, बल्कि छोटा सा शहर का नाम है हड़प्पा। तो अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हड़प्पा शहर को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर हम कहें कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आप वही कहोगे 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, क्योंकि दयाराम साहनी ने ही पता लगाया था। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? नदी का नाम है रावी नदी। वहीं भी अगर बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका खोज कब हुआ था, इसका भी खोज 1921 में हुआ था। इसका खोज किसने किया था? इसका भी खोज दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता ये किस नदी के किनारे है? तो जब सभ्यता की बात करें तो ये हो जाएगा सिंधु नदी, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या बताया, यहां पर हमने आपको बताया ये पूरी सभ्यता है। तो जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। लेकिन जब सिर्फ हड़प्पा की बात करेंगे तो ये किस नदी के किनारे? रावी। तो उसी तरह से है, अगर हड़प्पा शहर की बात करो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा शहर के बारे में। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से बताओ ये चीजें समझ में आई? अगर समझ में आ गई, आ ही गई होगी। चलिए, तो अब हम लोगों का पहला जो शहर है उसका नाम है हड़प्पा शहर। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, ठीक, समझ गए? तो चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा शहर के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं एक एक करके शाहरा शहर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो शहर है उस शहर का नाम है हड़प्पा शहर, है ना। पहले आप भारत का नक्शा को देखिए कि हड़प्पा शहर है कहाँ पर। तो जैसे प्यारे बच्चों, ये अपना प्यारा सा देश भारत है ना, आप देख सकते हैं ये अपना प्यारा सा देश भारत है। और ये है पाकिस्तान, ये भी अपना ही था एक समय, अभी नहीं है। अब अगर बात करेंगे कि ये जो हड़प्पा शहर है ये किस जगह पर है, तो ये अभी पाकिस्तान में है, याद रखना, है ना। भारत तो अपना यहीं तक है। तो आप देखोगे जब इस जगह पर यहाँ ये पाकिस्तान का हिस्सा, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। तो हड़प्पा जो है अभी इस जगह पर है ना। ये भारत है तो भारत से थोड़ा सा इधर आ जाओ इस जगह पर। तो हड़प्पा किस जगह पर, आप समझ गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसका खोज हुआ था? तो याद रखना हड़प्पा शहर का ही खोज हुआ था। और किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किया था, है ना। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। अब हड़प्पा शहर में क्या बनाया जा रहा था बताइए? रेल लाइन, रेल का पटरी। और रेल का पटरी बनाने की वजह से हड़प्पा शहर का ज्यादातर जो जगह है ना वो नुकसान हो गया। तो पहले आप ये समझ गए कि ये जो हड़प्पा शहर है वो किस जगह पर था। तो ये है अपना भारत, ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अभी हड़प्पा शहर है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा शहर के बारे में और सारी चीजों को जानते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हड़प्पा शहर है इसका खोज कब हुआ था? आप कहोगे 1921 में। हड़प्पा शहर की खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये जो हड़प्पा शहर है ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है। अब ये जो हड़प्पा शहर है ना ये बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत सारी जानकारी हड़प्पा शहर से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों वहां पर रेल लाइन बनाया जा रहा था। रेल लाइन, रेल लाइन का मतलब होता पटरी। और रेल लाइन बनाने की वजह से पटरी, पटरी मतलब वही ट्रेन का पटरी बन रहा था। लाहौर से कराची जाने के लिए ट्रेन का पटरी बन रहा था। और पटरी बनाते समय जो भी चीजें मिला ना सब चीजों को तोड़ ताड़ करके पटरी बना दिया। अब पटरी को तो दोबारा पटरी बनाने की वजह से सारा जगह नुकसान हो गया। अब कैसे लोग पता लगाए? पटरी को तो उखाड़ेगा नहीं। तो रेल लाइन बनाने की वजह से हड़प्पा शहर का ज्यादातर जो जगह है ना वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हड़प्पा शहर का सबसे पुराना, सबसे पहले किस शहर की खोज हुई थी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था। और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर भाग यानी हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर जमीन रेल लाइन बनाने की वजह से, पटरी बनाने की वजह से नष्ट हो गया। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? तो आप क्या कहोगे? हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। स्त्री के गर्भ, गर्भ क्या होता है? गर्भ जैसे गर्भ मतलब होता है जैसे प्रेग्नेंट, आप समझते हो कि जब कोई किसी लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद वो गर्भवती होती है, और गर्भवती यानी प्रेग्नेंट होती है, फिर उसके बाद बच्चा होता है ना। तो गर्भ क्या होता है? इस पेट को ही समझो गर्भ कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी स्त्री की मूर्ति मिली है ना। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिली? स्त्री का मूर्ति मिला है। और स्त्री की जो मूर्ति है ना उस मूर्ति का गर्भ से, गर्भ इससे क्या निकला है? पौधा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है जहां पर स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? पौधा।
तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, कौन सा जगह है जहां पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। पौधा यानी स्त्री का गर्भ है, उसमें से पौधा निकल गया है। तो ये चीज जो है कहां से मिला है, जल्दी से बताइए। हड़प्पा शहर से मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या क्या मिला है हम लोगों को हड़प्पा शहर में, एक बार वो देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है। ठीक है, हड़प्पा शहर में हम लोगों को क्या क्या मिला देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्त्री की मूर्ति मिला है। तो पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है जहां पर स्त्री की मूर्ति मिला। ये स्त्री की मूर्ति मिला है हड़प्पा नाम का जगह से। और वो जो स्त्री का मूर्ति है ना, उस मूर्ति के जो गर्भ है, गर्भ से क्या निकलता है, पौधा निकलता हुआ दिखता है। तो ऐसी मूर्ति कहां पर मिला, हड़प्पा में। उसके बाद ठोस पहिए वाली गाड़ी, यानी ठोस पहिया यानी पहिया वाला गाड़ी, अगर पूछा जाए कि पहिया वाला गाड़ी कहां से मिला, ये भी हड़प्पा से। RS-37 कब्रिस्तान, यानी एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिस कब्रिस्तान का नाम क्या है, RS-37। कब्रिस्तान क्या होता है, तो जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। जैसे शमशान घाट में लोगों को जलाया जाता है, तो कब्रिस्तान में लोगों को दफनाया जाता है जमीन के अंदर। तो RS-37 कब्रिस्तान कहां से मिला, हड़प्पा से। तांबे की मोहर कहां से मिला, हड़प्पा से। जो हम लोग खाते हैं, गेहूं जो हम लोग खाते हैं, मटर व तिल की खेती, ये सभी चीजें कहां पर मिला, हड़प्पा से। उसके बाद खरगोश के चित्र वाली मुद्रा, यानी मुद्रा मिला है। उस मुद्रा मतलब रुपया, तो रुपया में किसका चित्र बना हुआ था, खरगोश की। तो इस तरह का जो मुद्रा है, यानी इस तरह का मुद्रा जिसमें खरगोश का चित्र बना हुआ हो, ऐसी मुद्रा कहां पर मिला, ये भी मिला हड़प्पा से। तो अगर आपके सामने ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, ऐसी चीजें कहां से मिली, आप कहोगे हड़प्पा से। RS-37 कब्रिस्तान ये कहां से मिली, RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। तांबे की मोहर, जौ गेहूं मटर, ये सभी कहां से मिली, हड़प्पा से। अब प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का अगला जगह देखते हैं जो कि है मोहनजोदड़ो। सबसे पहले आप अपना प्यारा सा देश को देखिए। ये है अपना प्यारा सा देश भारत, आप देख सकते हैं। भारत में जब आप देखोगे तो ये है भारत का नक्शा, आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक, हम कलर बदल लेते हैं। ये है अपना प्यारा सा भारत, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है प्यारे बच्चों पाकिस्तान, जो कि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो हड़प्पा है ये कहां पर है, तो हमने अभी बताया कि हड़प्पा इस जगह पर है। और प्यारे बच्चों जो मोहनजोदड़ो है वो इस जगह पर है। और ये जो नदी है ना, इस नदी का ही नाम है सिंधु नदी। ये नदी दिख रहा है आपको, यही नदी है सिंधु नदी, है ना। तो ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। तो याद रखिएगा, इस जगह पर आपका मोहनजोदड़ो है, इस जगह पर हड़प्पा है। तो अगला जो जगह है उस जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यही मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपके सामने सबसे पहला सवाल कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज कब हुआ था, तो हमने कहा कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, रखलदास बनर्जी ने। क्या नाम था, रखलदास बनर्जी। क्या नाम था, रखलदास बनर्जी। और ये जो मोहनजोदड़ो है, अच्छा रखलदास बनर्जी को ही शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RD बनर्जी, है ना। RD, R का मतलब रखल, D का मतलब दास। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, 1922 में। खोज किसने किया, रखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग RD बनर्जी कहते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस भाषा का शब्द है। तो देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग था ना, वो लोग कौन सी भाषा बोलता था, सिंधी। जैसे हम लोग अभी कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी, अभी हिंदी भाषा बोल रहे हैं। उसी तरह कुछ लोग उर्दू भाषा बोलता है, कुछ लोग इंग्लिश बोलता है। तो ये जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रह रहा था ना उस वक्त में, मोहनजोदड़ो जब था, तो उस समय लोग कौन सी भाषा बोलता था, उस भाषा का नाम है सिंधी, हिंदी नहीं सिंधी। तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। और याद रखना मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। टीला तो आप समझ गए कि इस तरह से जमीन के ऊपर बना रहता है टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, आप कहोगे मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। अब अगला सवाल कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो में क्या मिला, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के क्या मिला, तो सूती कपड़े के साक्ष्य, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़े पहनते थे, ये कहां से पता चला, मोहनजोदड़ो से। ठीक, और मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है, सिंध का बाग। क्यों कहा जाता है सिंध का बाग, ये भी सवाल है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कहा जाता है क्योंकि
ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु नदी के किनारे था। और आपको पता है नदी के किनारे जो भी जमीन होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, वहाँ पर फसल बहुत होता है ना। जैसे मान लीजिए आपका जमीन नदी के किनारे है तो आपका खेत में फसल बहुत होगा। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे आपका जमीन है, नदी से आपको आसानी से पानी मिल जाएगा। भाई खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पानी। और पानी कहाँ पर होता है? नदी में। तो सिंधु नदी के किनारे जितना भी जमीन था, जैसे मान लो ये सिंधु नदी है तो इसके किनारे जितना भी जमीन था ये सारा जमीन काफी उपजाऊ था। क्यों? क्योंकि इससे पानी मिल जाता था, सिंचाई हो जाता था आसानी से। तो ये सिंधु नदी के किनारे जितना भी जमीन है ये काफी उपजाऊ था, फसल बहुत ज्यादा होता था। और क्योंकि फसल बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इस जगह को यानी मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो की जमीन काफी उपजाऊ थी, बहुत ज्यादा फसल होता था। क्यों फसल होता था? क्योंकि वहां पर सिंधु नदी के किनारे था ये जगह। ठीक है। अच्छा, सूती कपड़े के बारे में सूती कपड़े के बारे में कहां से पता चला? मोहनजोदड़ो से। फिर एक और क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मतलब समझते हो? मूर्ति तो समझ गए ना, मूर्ति। अब नर्तकी की मूर्ति क्या हुआ? नर्तकी मतलब डांस करना। आप देखते होंगे ना कि बहुत सारा ऐसा मूर्ति बनाया जाता है जो कि एकदम ऐसे डांस पोज में फोटो ली हुई होती है। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनाई जाती है जो मूर्ति जैसे लग रहा है कि डांस कर रहा है और डांस करते हुए उस मूर्ति को बना दिया। जैसे हम लोग मान लो कोई डांस कर रहा है, उसका फोटो ले लिए और फोटो लेके फिर हम मूर्ति बना दिए, तो उस तरह की मूर्ति को नर्तकी की मूर्ति कहते हैं। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये भी कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद दो प्रमुख भवन, एक भवन का नाम है अन्नागार। एक भवन का नाम क्या है प्यारे बच्चों? अन्नागार। और एक भवन है स्नानगार। ये स्नानगार अन्नागार क्या है जानते हैं? देखिए, स्नानगार को हम लोग कहते हैं बाथरूम। बाथरूम जैसे हम लोग नहाते हैं ना, हम लोग नहाते हैं बाथरूम में, तो उसी तरह से मोहनजोदड़ो के लोग भी नहाता था। तो पूछा गया कि ये जो स्नानगार है यानी जो बाथरूम है इसके बारे में कहां से पता चला? तो इसके बारे में भी पता चला वही मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब अनाज, तो अनाजों को रखने का गोदाम है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में ना अनाजों को रखने के लिए गोदाम भी बनाया गया था, तो बताइए अनाजों को रखने के लिए जो गोदाम बनाया था उसी को कहते हैं अन्नागार। ये अन्नागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। उसी तरह से बहुत सारे लोग बाथरूम में नहाते थे जिसको कहा गया स्नानगार। तो ये जो स्नानगार है ये कहाँ से मिला? ये भी मिला मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। इसका खोज रखलदास बनर्जी, जिसको आर.डी. बनर्जी कहते हैं, उन्होंने ही 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। तो हड़प्पा का खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। अब याद रखिएगा ये जो मोहनजोदड़ो है ना, भारत की सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस शहर है, हड़प्पा से भी ज्यादा। देखो, हड़प्पा का खोज सबसे पहले तो हुआ था, लेकिन अगर हम कहेंगे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर था और सबसे मशहूर शहर था, सबसे फेमस मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो सूती कपड़े के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता लोग सूती कपड़ा पहनता था, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। नृत्य की मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति, तो जो नृत्य की मूर्ति है ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी, इसलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो के अगल बगल का जो जमीन है वो काफी उपजाऊ था, है ना। आसिम शेख कह रहे हैं आई मिस यू सर। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, है ना। ये पुराने बच्चे हैं अपने, ठीक है, 2026 वाले। थैंक यू यार आने के लिए। चलो, तो मोहनजोदड़ो की आसपास की जो जमीन है, मोहनजोदड़ो के आसपास की जमीन काफी उपजाऊ था, इसलिए मोहनजोदड़ो के आसपास की जमीन, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, क्योंकि वहां का जमीन काफी उपजाऊ था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष भी मिले हैं, है ना। स्नानगार यानी बाथरूम, नहाने वाला बाथरूम मिला है कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। और कहा जाता है कि ये जो सॉरी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाजों को रखने का गोदाम मिला है, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और कहा जाता है कि इस अन्नागार में कौन सा अनाज को रखा जाता था? तो हर एक लोगों से, है ना, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे सारे लोगों से अनाज लिया जाता था टैक्स में, है ना। सब लोगों से लिया जाता था अनाज, और वो सारे अनाजों को इसी गोदाम में रखा जाता था अन्नागार में। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज भंडार किया जाता था, यानी बहुत सारा अनाज रखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। स्नानगार मतलब वही बाथरूम के बारे में पता चला है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद मोहनजोदड़ो में अच्छी तरह से नियोजित सड़कें, एक उन्नत जल निकास प्रणाली और सार्वजनिक स्नानघर जैसी सुविधाएं मिली है ना।
याद रखना मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिली है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की जो भी सड़कें बनाई गई थी, वो जितना भी सड़क है वो सब सीधा सीधा होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो भी नाला बनाया जाता था वो भी सीधा सीधा होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर बनाया जाता था वो ऐसा बनाया जाता था जैसे कि हम लोग आज घर बनाते हैं, और घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं। आज के दिन जितने भी लोग घर बनाते हैं ना, तो देखना घर बनाने से पहले वो घर का नक्शा बनाता है ना। वो क्या कहता है कि देखो भाई, हम घर से बनाने से पहले नक्शा बनाएंगे, हम इस जगह पे बेडरूम बनाएंगे, इस जगह पे बाथरूम बनाएंगे, इस जगह पे किचन बनाएंगे, इस जगह पे गेस्ट रूम बनाएंगे, इस जगह पे डाइनिंग रूम बनाएंगे। तो आजकल हम लोग घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाते हैं, तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग एक शहर को बनाने से पहले, नगर को बनाने से पहले एक नक्शा बनाता था, और उसके बाद फिर शहर बनाता था, है ना। जैसे हम लोग आज क्या करते हैं, पहले घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद तब वो कच्ची सड़क बनता है, फिर पक्की सड़क बनता है कि नहीं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग पहले सड़क बनाया, फिर नाला बनाया, फिर छोटी छोटी सड़क बनाया, फिर नाला बनाया, फिर घर बनाया। इस तरह का नगर को कहते हैं नियोजित नगर। तो इस तरह का नगर कहाँ पर मिला बोलो, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला, है ना। कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सीधी सीधी सड़कें बनाता था, कहाँ से पता चला, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी निकालने के लिए बड़ा बड़ा नाला बनाता था, ये भी कहाँ से पता चला, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार मिले हैं, यानी बाथरूम मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में अच्छी तरह से नियोजित सड़कें और उन्नत जल निकास प्रणाली, यानी बहुत बड़ी बड़ी सड़कें मिली है, उन्नत जल निकास प्रणाली, पानी निकालने के लिए बहुत अच्छी नाला बनाई गई थी, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और स्नान घर, यानी वही बाथरूम, नहाने के लिए, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। यह क्षेत्र कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। और जो मोहनजोदड़ो है वहां पर खेती बहुत ज्यादा होता था, कृषि, अभी हमने बताया कृषि खेती क्यों ज्यादा होता था, तो क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था, पानी अच्छी थी, वहां पर पानी की व्यवस्था था, सिंचाई की व्यवस्था था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खेती होता था। और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। अब बोलोगे सर खेती क्यों होता था, ये तो हम समझ गए, क्योंकि नदी के बगल में था। व्यापार क्यों होता था, तो क्योंकि व्यापार भी नदी के सहारे होता था ना। आज के दिन देखते होगे कि जितना भी देश व्यापार करता है वो समुद्र के रास्ते से जाता है एक देश से दूसरा देश। क्यों, क्योंकि अगर आप हवा में उड़ के जाओगे ना हवाई जहाज से, तो बहुत पैसा खर्च होता है, ट्रेन से भी जाओगे बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन जब आप समुद्र के रास्ते जाइएगा, समुद्र से जाइएगा, तो बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो उस वक्त में लोग तो हवाई जहाज बनाने जानते नहीं थे, तो उस समय के लोग नाव से जाते थे, नदी से, नाव के द्वारा नदी के माध्यम से जाते थे एक जगह से दूसरी जगह और व्यापार करते थे। इसलिए मोहनजोदड़ो खेती के लिए भी काफी फेमस है और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता समृद्धि में योगदान देता था। यह शहर लगभग 500 हेक्टेयर 1235 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था। शहर में लगभग 35,000 लोग रहते थे। तो कहा जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है 1235 एकड़ जमीन में फैला हुआ था। कितना, 1235 एकड़। और कहा जाता है कि लगभग 35,000 लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही फेमस जगह था मोहनजोदड़ो। वहां पर कितने लोग रहते थे, 35,000। अब कहा गया कि हर मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, तो सबसे पहले 1398 मोहर मिला। कितना मोहर, 1398, है ना। वहां पर एक मोहर मिला था जहां पर पशुपति महादेव की मूर्ति थी। पशुपति महादेव यानी शिव भगवान। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी, आप कहोगे शिव भगवान। ये कहाँ से पता चला, तो प्यारे बच्चों वहां पर ना एक मोहर मिला था, उस मोहर में पशुपति महादेव की यानी शिव भगवान की चित्र बना हुआ था। तो इस तरह का पशुपति की जो मुद्रा है ये कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। पुजारी का सिर यानी पुजारी लोगों का सिर कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की नर्तकी यानी जो नर्तकी बनाई जाती थी, नर्तकी वो किसकी, कांसे की, ये भी मिला मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के बारे में पता चला मोहनजोदड़ो से। पानी का जहाज यानी उस समय के लोग भी पानी का जहाज रखता था, यानी पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता था, व्यापार करता था। तो ये जो पानी का जहाज है ये भी मिला मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया की मोहर, है ना। उसके बाद हाथी दांत की तराजू। मेसोपोटामिया जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता है, उसी तरह से एक सभ्यता था जिस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ क्या करता था, व्यापार करता था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के साथ व्यापार करता था, आप कहोगे मेसोपोटामिया। तो कैसे पता चला, तो क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो मोहर है ना, यानी मेसोपोटामिया में जो मोहर चलता था वो मोहर हम लोगों को मोहनजोदड़ो में भी मिला है। इसका मतलब वहां से कुछ लोग यहाँ पर आते होंगे तभी तो मोहर यहाँ पर मिला। तो मेसोपोटामिया की मोहर भी मिला है। हाथी दांत यानी हाथी जो दांत होता, हाथी का दांत, उससे तराजू बनाया जाता था। ये तराजू भी कहाँ से मिला,
मोहनजोदड़ो से। तो क्या क्या मिला एक बार देख लीजिए। सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, पशुपति महादेव की मुद्रा ये भी मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत की तराजू मोहनजोदड़ो से, मेसोपोटामिया की मोहर मोहनजोदड़ो से, पानी का जहाज मोहनजोदड़ो से, पुजारी जी का माथा सिर मोहनजोदड़ो से, कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। ये सारी चीजें कहाँ से मिली प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो से। अब हम लोग अगला जगह देखते हैं जिस जगह का नाम है कालीबंगा। सबसे पहले आप अपना प्यारा सा देश को देखिए, भारत, है ना। भारत में इस जगह पर प्यारे बच्चों एक राज्य है जिस राज्य का नाम है राजस्थान, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है जिस जगह का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला जो जगह है उस जगह का नाम क्या है? कालीबंगा। सबसे पहला सवाल कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है अभी? तो याद रखना कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राजस्थान, है ना, राजस्थान में है, ठीक है। ये जो कालीबंगा है प्यारे बच्चों, ये इसकी खोज कब हुई थी ये पूछ, अच्छा ये सिंधी भाषा का शब्द है, ये तो आपको याद रहेगा। इसकी खोज 1952 में हुई थी, अमलानंद घोष ने किया था, है ना। तो कालीबंगा की खोज कब हुई थी आप याद रखना, 1952 में। किसने किया था? अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, है ना। जिस तरह से हड़प्पा का खोज जयराम साहनी ने 1921 में किया, तो उसी तरह से 1952 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया। किसने? अमलानंद घोष ने। तो जिस तरह से मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। तो वैसे ही ये जो कालीबंगा है ये भी आपका सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। अब कालीबंगा में क्या क्या मिला है? तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत को हल से जोतते थे, ये आपको पता है ना। जैसे आज की तरह हम लोग खेत को कैसे जोतते हैं? ट्रैक्टर से। आज हम लोग ट्रैक्टर लेते हैं और ट्रैक्टर लेकर के जोतते हैं खेत को। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेत को हल से जोतता था। तो ये हल का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से। यानी कैसे पता चला कि वो लोग खेत को हल से जोतता था? कालीबंगा से। उसके बाद खेत को जोता जाता था, है ना, खेत को जोता जाता था, ये भी कहाँ से पता चला? कालीबंगा से। तीसरा चीज अग्निकुंड, अग्निकुंड तो पूछा जाएगा कि जो अग्निकुंड का साक्ष्य है, यानी ये जो अग्निकुंड है इसके बारे में कहां से पता चला? कालीबंगा से। ये सब कुछ सवाल है जो कि कालीबंगा से पूछा जाता है ना। तो सबसे पहला कि जो कालीबंगा है प्यारे बच्चों वो आपका कहां पर है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? नदी का भी नाम याद रखिएगा यार, है ना। नदी का नाम सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती। सरस्वती को ही घग्गर नदी कहते हैं, सरस्वती। जैसे हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, तो उसी तरह से कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में है। इसका खोज अमलानंद घोष ने 1952 में किया था। तो बताइए कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान, भारत में। किस? कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने कब किया था? 1952 में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था 1952 में, ठीक। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। यहाँ पर कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक अवशेष मतलब कई सारे पुरानी पुरानी चीजें मिली है यहाँ पर भी। जैसे सिंचाई, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई करते थे, खेतों में पानी देते थे, ये भी पता कहाँ से चला? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती भी करते थे, ये कहाँ से पता चला? कालीबंगा से। जैसे अग्निकुंड, तो अग्निकुंड के बारे में कहाँ से पता चला? कालीबंगा से। मोहर जो है, मोहर के कई आकार होते, जैसे मोहर, एक मोहर होता है जो गोल होता है, एक मोहर होता है जो चौड़ा होता है, एक मोहर होता है जो बेलनाकार होता था, इस तरह से होता था, बेलनाकार, बेलन का आकार, है ना। बेलन से आप लोग रोटी बनाए हैं? बेलन, गैस गैस सिलेंडर, बेलन एकदम लंबा लंबा जो होता है ना। जैसे इसको बेलनाकार नहीं कहेंगे, बेलनाकार मतलब थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा गोल होता है, बेलनाकार, जिससे रोटी बनाया जाता है। तो कालीबंगा में क्या मिला? तो जैसे अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहर कहाँ से मिला? कालीबंगा से। तांबे की बैल की मूर्ति, यानी बैल का मूर्ति तो मिला, लेकिन बैल का मूर्ति किस चीज का बना था? मिट्टी का नहीं, तांबे का। तो तांबे की बैल की मूर्ति भी कहां से मिली? कालीबंगा से। खेत के जुते हुए साक्ष्य, है ना, यानी जुता हुआ खेत, यानी हड़प्पा सभ्यता लोग खेत को जोतते थे, ये भी पता चला कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंटें, यानी जो ईट, ईट आपको तो पता है, ईट से हम लोग घर बनाते हैं। तो ये जो ईट है प्यारे बच्चों, नक्काशीदार ईट, ये भी कहां से मिला? कालीबंगा से, ठीक है। अब अगला जो जगह है उस जगह का नाम है लोथल, है ना, लोथल, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही फेमस जगह था। तो चौथा जगह जिसका नाम क्या है? लोथल। पहला सवाल पूछा जाता है कि जो लोथल है ये आपका कहाँ पर है? आप कहोगे लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अगर हम आपको थोड़ा सा भारत का नक्शा बना करके दिखाएं शॉर्ट में, तो जैसे देखो, है ना, जैसे देखो, ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपका गुजरात है ना, ये आपका क्या है? गुजरात है, ये गुजरात है। और गुजरात में ही एक जगह मिला जिस जगह का नाम क्या? लोथल। तो आप पहले याद रखना
कि जो लोथल है वो किस जगह पर है, इस जगह पर है। देखो भारत का इस साइड में क्या है, समुद्र है, अरब सागर है, आपको पता है ना, इधर समुद्र है, इधर क्या हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है पश्चिम तरफ, भारत का पश्चिम तरफ क्या है, अरब सागर है। अरब सागर यानी समुद्र है। तो लोथल जो है वो समुद्र के किनारे था। लोथल कहाँ पर था, समुद्र के किनारे। अब आप बताइए समुद्र के किनारे क्या रहता है, आपको पता है, बंदरगाह। अब बंदरगाह जानते हैं, बंदरगाह जानते हैं आप लोग, नहीं जानते? जैसे हम लोग, जो ट्रेन है, रेल रेल जो है वो कहाँ पर रुकता है, तो जो रेल है प्यारे बच्चों, सर कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं जब गलत हूं। अभी गाना उना नहीं, अभी पढ़ाई करो। जैसे ट्रेन कहाँ पर रुकता है, रेलवे स्टेशन में, रेल रेलवे स्टेशन में रुकता है, हवाई जहाज एयरपोर्ट में रुकता है। तो उसी तरह से जो पानी जहाज है, पानी जहाज वो कहाँ पर रुकता है बताओ तो, यानी ये जो पानी जहाज है वो कहाँ पर रुकता है, तो पानी जहाज जिस जगह पे रुकता है उस जगह को कहा जाता है बंदरगाह। जैसे रेल जिस जगह पे रुकता है रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज जो जिस जगह पे रुकता है उसको कहते हैं एयरपोर्ट, बस जिस जगह पे रुकता है उसको बस स्टैंड कहते हैं। तो उसी तरह जो पानी जहाज है वो जिस जगह पे रुकता है उस जगह को बंदरगाह या पत्तन कहते हैं, है ना। अब बताओ, तो बताइए तो जो पानी जहाज है वो कहाँ रुकेगा, समुद्र के किनारे ही रुकेगा ना। तो समुद्र के किनारे कौन सा शहर है, लोथल। और लोथल में क्या रुकता था, पानी जहाज। लोथल में क्या रुकता था, पानी जहाज। क्यों, क्योंकि लोथल समुद्र के किनारे है, इसलिए समुद्र के किनारे पानी जहाज रुकता था। तो लोथल में क्या रुकता था, पानी जहाज। अब पानी जहाज कहाँ रुकता है, बंदरगाह में। इसका मतलब लोथल में क्या बना हुआ था, बंदरगाह। लोथल में बंदरगाह बना हुआ था, तभी तो पानी जहाज वहां रुकता था ना, इसलिए लोथल को कहा जाता है बंदरगाह शहर। ठीक है, बंदरगाह शहर। ठीक। तो पहला सवाल, लोथल कहाँ पर है, कहोगे लोथल गुजरात में है। ठीक है। लोथल को क्या कहा जाता है, बंदरगाह शहर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोथल में पानी जहाज रुकता था, इसलिए लोथल को बंदरगाह शहर कहते हैं। और बंदरगाह से क्या होता है, व्यापार होता है। भाई पानी जहाज जिस जगह पे रुकता है, पानी जहाज जिस जगह पे रुकता है उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। और पानी जहाज से ही तो हम लोग आना जाना करते हैं, व्यापार करते हैं। तो बंदरगाह से यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, ये पता चला लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में है। उसके बाद एक और जगह है जो कि गुजरात में है, उस जगह का नाम याद रखिएगा, धौलावीरा, है ना, धौलावीरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धौलावीरा है ये कहाँ पर है। धौलावीरा भी एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। ठीक है। गोदीबारा का प्रमाण, गोदी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा गोदी, या कभी कभी पूछ देगा गोदी बारा, है ना, गोदी या गोदी बारा। तो ये जो गोदी बारा है, गोदी बारा, इसके बारे में कहाँ से पता चला, तो गोदी बारा या गोदी, इसके बारे में पता चला लोथल से। देखिए गोदी, गोदी का उल्टा कह दो मोदी, मोदी जी कहाँ से, गुजरात से। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। तो लोथल गुजरात में है, गुजरात से मोदी जी, तो बोल देंगे लोथल से यानी गुजरात से गोदी। तो गोदी यानी गोदी बारा ये कहाँ से मिला, गुजरात से कह सकते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए लोथल जो है, अच्छा लोथल किस नदी के किनारे है, नदी के बारे में पूछा जाता है ना। लोथल किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, है ना। तो देखिए लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। लोथल को क्या कहा जाता है, बंदरगाह शहर। और लोथल से व्यापार होता था। और गोदी यानी गोदी बारा का प्रमाण कहाँ से मिला, लोथल से मिला। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। आप जैसे देख सकते हैं ये अपना प्यारा सा देश भारत है ना। यहाँ पर इस जगह पे गुजरात है और इस जगह पे है लोथल, देख रहे हैं यहाँ पर लोथल। तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और ये प्राचीनतम बंदरगाह शहर है, यानी लोथल को ही बंदरगाह शहर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी जहाज रुकता था। इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लोथल है, लोथल, इसका खोज किसने किया। जैसे हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया, है ना, तो उसी अमलानंद घोष ने क्या कहते हैं, कालीबंगा का खोज किया। तो उसी तरह से लोथल का खोज किसने किया, एस.आर. राव ने। एस.आर. राव कब किया था, 1954 में। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ से क्या क्या मिला पता है, क्योंकि देखो लोथल से बहुत सारी चीज़ें मिली है। क्यों, क्योंकि लोथल से व्यापार होता था, यहाँ के लोग यहाँ आते थे व्यापार करने, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे व्यापार करने। तो बहुत सारी सामान, बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश की यहाँ पर मिला। जैसे अगर बात करेंगे फारस की मोहर, फारस, फारस जो आज के दिन जो ईरान देश है ना, ईरान, ईरान को ही एक समय फारस कहा जाता था, पर्सिया कहा जाता था इंग्लिश में, पर्सिया। तो जो ईरान है, तो ईरान इस जगह पे है, ये पाकिस्तान, ये ईरान। और ईरान के साथ भारत का पुराना संबंध है, बहुत पुराना। हड़प्पा सभ्यता जब था उसी समय से भारत का संबंध ईरान के साथ है। तो ईरान और भारत के बीच व्यापार होता था। तो ये जो फारस की मोहर है, ये मोहर कहाँ का था, ये मोहर फारस का था, यानी ईरान का था। तो ये मोहर कहाँ से मिला, लोथल से।
तो ये फारस की मोहर यानी ईरान की मोहर जब लोथल में मिला, तभी तो हम लोग को पता चला कि लोथल के लोग जो है वो जाते थे व्यापार करने, या यहाँ के लोग यहाँ आते थे व्यापार करने। तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो फारस से था, मेसोपोटामिया से था। तो देखिए, लोथल की खोज SR राव द्वारा 1954 में की गई थी। क्या क्या मिला? तो फारस की मोहर मिला। कहाँ से? लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाली चक्की कहाँ से मिला? लोथल से। मनकों का कारखाना, यानी मनकों मतलब मोती, मोती बनाने की कारखाना भी कहाँ से मिला? लोथल से। कुत्ते की मूर्ति, यानी यहाँ पर कुत्ता का भी मूर्ति मिला है, लोथल से। और 3 युगल सावधान, 3 युगल सावधान। देखिए युगल सावधान क्या होता है इसको समझाते हैं। और गोदी, गोदी मतलब बंदरगाह। यहाँ पर जब हम लोग गोदी गोदी बोल रहे थे ना, गोदी, तो गोदी को ही बंदरगाह कहा जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर बंदरगाह क्या है। गोदी मतलब बंदरगाह जो है ना, बंदरगाह मतलब जब पानी जहाज रुकता है तो उसी बंदरगाह को गोदी कहा जाता है। तो बोला जाएगा बंदरगाह कहाँ मिला? लोथल में। तो हम बोल देंगे गोदी कहाँ मिला या गोदी बारा कहाँ मिला? लोथल में। अब ये युगल सावधान क्या होता है? युगल सावधान, वो भी कितना युगल सावधान मिला? 3। युगल सावधान क्या होता है? तो युगल सावधान का मतलब होता है कि एक साथ लड़का और लड़की को दफनाया जाता था। ये जगह, ये चीज कहाँ से पता चला? लोथल से। आप कहोगे सर एक साथ, जैसे एक्चुअली में होता क्या ना कि कोई अगर मरता है तो उसको दफनाया जाता है, फिर कोई मरता है फिर उसको किसी दूसरे कब्र में दूसरे जगह दफनाया जाता है। दफनाना मतलब जैसे हिंदू लोग क्या करते हैं, जलाते हैं लोगों को मरने के बाद। जो मुस्लिम लोग हैं वो दफनाते हैं, वो जलाते नहीं है। तो दफनाना, तो कोई एक मरेगा एक जगह दफनाया जाएगा, फिर कोई मरेगा उसको दूसरी जगह दूसरी कब्र में दफनाया जाएगा। तो एक कब्र में 2 लोग कैसे मिला? तो प्यारे बच्चों उस समय सती प्रथा चलता था। सती प्रथा, सती प्रथा मतलब अगर किसी का पति मर जाता था तो उनकी पत्नी को भी मार दिया जाता था। इसी को कहते हैं सती प्रथा। तो ये जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा की वजह से बहुत सारे क्या, पति अगर मर गया तो उनकी पत्नी को भी उसी कब्र में दफना दिया जाता था। जैसे कोई पति मर गया तो पति को कब्र में दफनाया, उनकी पत्नी को जिंदा उसी में दफना दिया जाता था। तो लड़का लड़की दोनों को एक ही कब्र में, इसी को कहते हैं युगल सावधान। तो बताइए लड़का लड़की को एक ही कब्र में दफनाया जाता था, ऐसी चीजें कहाँ से मिली? लोथल से। इसी को कहते हैं युगल सावधान। और गोदी मतलब बंदरगाह, ये कहाँ से मिला? लोथल से। तो जल्दी से बताओ, फारस की मोहर कहाँ से मिला? लोथल से। आटा पीसने वाली मशीन लोथल से। मनकों का कारखाना लोथल से। कुत्ते की मूर्ति लोथल से। 3 युगल सावधान, यानी 3 ऐसा कब्र मिला जहाँ पर लड़का लड़की को एक साथ दफनाया गया था, ये भी कहाँ से मिला? लोथल से। और गोदी बंदरगाह ये भी मिला लोथल से। ठीक है, चलिए पढ़ाते पढ़ाते हमारी गला नहीं बैठ जाती है। सर यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। यूपी बोर्ड वाले क्या मेहमान है जो नहीं पढ़ सकते हैं? यूपी बोर्ड वाले का क्या है बाबू? यूपी बोर्ड वाले मजा आ रहा है? एक बार बोलो यार। यस सर। तुम लोग बोलते नहीं हो भाई, आजकल तुम लोग कल सुनने में लगे हो। बोलो कुछ 2-4 शब्द बोलो ताकि हमको भी मजा आए कि हाँ तुम लोग को मजा आ रहा होगा। बोलोगे तब तो। बोलते तो तुम लोग हो नहीं, कैसे पता चलेगा तुम लोग को मजा आ रहा है? बोलो। ध्यान कीजिए। अरे ये तो टॉपिक खत्म कर लेने दो, ये सब एंड उंड मत बोलो मेरे पास। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरे पास जब भी आओगे बोलोगे सर 1.5 घंटा लेना ही है। फिर 9 बजे मेरा हिंदी की भी क्लास है, वो भी कराना होगा क्या? चलिए 2 टॉपिक को खत्म कर देते हैं। यस सर मजा आ रहा है। ओहो। अगला जगह है प्यारे बच्चों, जिस जगह का नाम है चनहुद्रो। चनहुद्रो है ना, चनहुद्रो। सबसे पहला सवाल देखिए, जैसे भारत है अपना प्यारा सा देश भारत, यहाँ पर है हड़प्पा, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, दोनों पढ़ा दिए। और यहाँ पर है आपका लोथल, ये भी पढ़ा दिए। अब अगला जो चौथा ये जगह है उसका नाम है चनहुद्रो। चनहुद्रो। और राजस्थान में बनावली था, वो तो आपको, सॉरी बनावली हरियाणा में था। चलो अगला जो जगह है उस जगह का नाम है चनहुद्रो। जैसे यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर लोथल है। राजस्थान में आपका क्या है, जल्दी से बताइए? तो राजस्थान में आपका बनावली या कालीबंगा, कालीबंगा है। बनावली हरियाणा में है, तो कालीबंगा भी पढ़ा दिए। हड़प्पा यहाँ पर है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर लोथल है। अब इस जगह पर है चनहुद्रो, देखो यहाँ पर। और चनहुद्रो भी कहाँ पर है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो चनहुद्रो भी आपका पाकिस्तान में है, देख रहे हो? देखो यहाँ से ही अपना भारत है ना, इधर पाकिस्तान है। तो अगर आप गौर से नक्शा को देखोगे तो ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदड़ो, ये है चनहुद्रो। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुद्रो ये सभी कहाँ पर चला गया? अभी पाकिस्तान में, ठीक है। तो यह पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे स्थित है, यानी चनहुद्रो भी कहाँ पर है? चनहुद्रो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जैसे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था, चनहुद्रो भी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज किसने किया? एजी मजूमदार ने। कब? 1931 में।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए चंद्रहुदरों की खोज किसने किया था? एजी मजुमदार। एजी मजुमदार याद रखिएगा, एजी मजुमदार कब किया था? 1931 में। तो 1931 में, मेरा मैसेज नहीं देखते पिंकी कुमारी, देखते हैं पिंकी। 1931 में एजी मजुमदार ने चंद्रहुदरों का खोज किया था। यहाँ से क्या क्या मिला? तो मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब मोती, तो मोती बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? एक तो लोथल से भी मिला और एक चंद्रहुदरों से भी मिला। उसके बाद अलंकृत हाथी, यानी बहुत बड़ी बड़ी हाथी भी मिला यहाँ पर। मैंने हाथी क्या पता चला? पीतल की बत्तख, बत्तख तो समझते हैं ना, बत्तख जैसे मुर्गी होता है उसी तरह एक बत्तख होता है, तो बत्तख जो है पीतल का बना हुआ था, वो भी मिला यहाँ से चंद्रहुदरों से। लिपस्टिक, यानी यहाँ के लोग भी लिपस्टिक लगाते थे, जैसे लड़की लोग लगाती है ना लिपस्टिक वोट में, तो ये लिपस्टिक कहाँ से मिला? चंद्रहुदरों से। तराजू, तराजू जिससे हम लोग सामान को नापते हैं तौलते हैं, ये भी मिला चंद्रहुदरों से। बैलगाड़ी, ये भी मिला चंद्रहुदरों से। तो मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी, ये सभी मिला चंद्रहुदरों से। चंद्रहुदरों कहाँ पर है आज के दिन हम लोग कहेंगे? तो पाकिस्तान में है। चंद्रहुदरों सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज 1931 में हुआ था। चंद्रहुदरों का खोज कब हुआ? 1931 में। किसने किया? एजी मजुमदार ने। तो एजी मजुमदार ने चंद्रहुदरों का खोज किया था 1931 में। अब अगला और लास्ट जगह है, जिस जगह का नाम है बनावली। हम लोग 6 शहर के बारे में ही पढ़ते हैं, तो बनावली से क्या क्या मिला, बस इतना सवाल है। तो जैसे चक्राकार अंगूठियां, नाक व कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा, जैसे हम लोग मछली पकड़ते हैं ना, मछली, बहुत सारे लोग जो नदी में मछली पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, है ना? मछली कहता है कि जैसे उसको हम लोग अपने भाषा में तो बंसी कहते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए ना वो बनाया जाता है वो, ठीक है, उसको नदी में डाल के रखता है, उधर से मछली आता है और उसको खा करके फंस जाता है मछली। तो इस तरह से मछली पकड़ने का कांटा उसको बोलते हैं। तो मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला? बनावली से। तो अंगूठी है, कैसा अंगूठी? चक्राकार अंगूठी, ये मिला बनावली से। नाक व कान की बाली, यानी नाक व कान की बाली कहाँ से मिला? चंद्रहुदरों से। मछली पकड़ने की कांटा और मिट्टी के बने खिलौने, यानी जो खिलौना होता था वो मिट्टी का बना होता था, प्लास्टिक का नहीं, मिट्टी का। तो ये खिलौना कहाँ से मिला? बनावली से। तो प्यारे बच्चों, हमने हड़प्पा सभ्यता का टोटल 6 जगह के बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। उम्मीद करते हैं आप सब याद करके आएंगे। अब जो हम लोगों की अगली क्लास होगी वहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। नगर योजना मतलब किस तरह से वहाँ के नगरों को बनाया जाता था, और यहाँ से आपके 5 नंबर का सवाल आता है कि कैसे नगर को बनाया जाता था, कैसे 2 प्रकार के शहर होता था, एक ऊपर एक नीचे बनाया जाता था। उसके बाद वहाँ पर नगर कैसे बनाया जाता था, सड़क कैसे बनाया जाता था, नाला कैसे बनाया जाता था, घर कैसे बनाया जाता था, स्नान घर और अन्नागार ये कैसे बनाया जाता था। ये सब कुछ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है ना। और जैसे मैंने कहा है कि पहला चैप्टर आपका यूट्यूब में फ्री चलेगा, बाकी का सारा चैप्टर आपको कहाँ पर पढ़ाया जाएगा? तनु क्लासेस ऐप में। तो जो बच्चा अभी तक इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार मत करिए, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। आर्ट्स का नंबर 1 चैनल है, सबसे बड़ा चैनल, जहाँ पर 12,50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा चैनल अगर है तो कुछ ना कुछ बात होगी, बच्चा को अच्छा लगता होगा तभी ना है जी। तुम अगर वीडियो को देख रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए यहाँ से बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद सारी क्लासेस आपके कहाँ पर होगी? तनु क्लासेस ऐप में, सफलता बैच में होगी। तो जो बच्चे तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप को। वहाँ पर आपको एक बैच दिखेगा, बैच का नाम है सफलता बैच, जो कि आर्ट्स का नंबर 1 बैच है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी इसी सफलता बैच से निकलता है ना। आर्ट्स का ये नंबर 1 चैनल है और आर्ट्स का ये नंबर 1 बैच है। सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते यहीं से हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी यहीं से निकलता है ना। बाकी आप सभी लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, सब कुछ आपको इसी सफलता बैच में मिलेगा। और सभी बच्चे के से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर क्लास कब शुरू होती है सब मैसेज आता है। या फिर आप लोग 62 041 70 762 नंबर लिखिए, 62 041 70 762 इस नंबर को मेरे नाम से यानी अमन सर के नाम से या तनु क्लासेस नाम के सेव कर लीजिए। और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। तनु क्लासेस है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सफलता बैच में जुड़ जाइए। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको सफलता बैच में पढ़ाते हैं, पीडीएफ टेस्ट हर एक चीज़ मिलता है। पूरे साल आपकी सफलता बैच में बढ़िया से पढ़ाई होता है, रिवीजन होता है, हर एक चीज़ होता है। एक बार जब आप इस सफलता बैच में जुड़ जाओगे फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वहाँ क्लास देख रहे हैं, कल वहाँ देख रहे हैं, पूरे साल आप भटकते रहोगे,
इससे अच्छा है कि आप एक बार सफलता बैच ज्वाइन कर लो और हम लोगों पर भरोसा करके बढ़िया से पढ़ाई करो। यकीन मानिए आपका जो सपना है टॉपर, स्टेट टॉपर जो बनना है, हर एक चीज बन जाओगे, साथ ही साथ नॉलेज भी आपको मिलेगा, भरपूर तरीके से मिलेगा। जो बच्चा ज्वाइन किए हैं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट करना कि कितने सारे बच्चे सफलता बैच ज्वाइन किए हैं। एंड सभी लोगों का धन्यवाद जो जो ज्वाइन किए हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग अगर सफलता बैच ज्वाइन नहीं करोगे ना, तो फिर जितने सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये जितने सारे स्टाफ है, ये जितना सारा पीडीएफ वगैरह बनता है, ये सब नहीं बन पाएगा। क्योंकि जितने भी लोग काम करते हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तभी तो काम करते हैं ना। और सब लोगों को पैसा कहाँ से देते हैं? आप लोग जो देते हैं ना। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। हम लोग पूरे साल आपको 1999 में 5 या 6 सब्जेक्ट आपका होगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। आप एक बार ज्वाइन करो, फिर यकीन करो बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। अब आपकी 9 बजे है ना, आपकी 9 बजे हिंदी की क्लास है। कहाँ पर हिंदी की क्लास होगी? तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस में। तो आप लोग सभी लोग आ जाना। तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस है ना, तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल है, वहाँ पर आपकी हिंदी की क्लास होगी। आप सभी लोग हिंदी की क्लास में आ जाओ और तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितने बजे? 9 बजे होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। चलो कमेंट कर देना जो जो लोग ज्वाइन हैं। बाय बाय।